हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक ही साथ हम सब चीज़ बोल दिए हैं। जो स्टूडेंट जिस समय वीडियो को देख रहे हैं अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर करंट स्टार्ट कीजिए। तो आज से हम आ गए करंट लगाने के लिए, यानी करंट स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो चैप्टर है फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग विद्युत धारा, इसी के बारे में जानना है। विद्युत धारा क्या है, इसका क्या गुण है, ये किस प्रकार उत्पन्न होता है, और इस विद्युत धारा के बारे में किन किन वैज्ञानिक ने क्या सब चीज बताया, वो सारा चीज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे ये जो विद्युत धारा है, करंट जो है, ये किस प्रकार हम लोग के सामने आया। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। ये वीडियो देखिए, इसके बाद जो है हम विद्युत धारा पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इस वीडियो को। एक समय था जब इंसान इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन इंसान को कुछ मछलियों से बिजली का झटका लगता था। मिस्र के 5000 साल पुराने लेखों में भी इन मछलियों का जिक्र मिलता है। समय बीतता गया, लेकिन इंसान इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं जुटा पाया। फिर 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने पाया कुछ चीज़ों को बिल्ली के बालों से रगड़ने पर वो हल्की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगती हैं, जैसे चिड़िया के पंख। थेल्स का मानना था कि घर्षण की वजह से इन चीज़ों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन थेल्स गलत थे। इलेक्ट्रिसिटी एक रहस्यमय चीज़ ही बनी रही जब तक कि 1600 में विलियम गिलबर्ट ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझाया। उन्होंने कहा कि चीज़ों को रगड़ने से उनमें एक तरह का इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए जिम्मेदार है। फिर 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी निजी संपत्ति बेचकर इलेक्ट्रिसिटी पर शोध करने लगे। जून 1752 में इन्होंने एक पतंग को ऐसे समय उड़ाया जब बिजली कड़क रही थी और उस पतंग की डोरी गीली थी। इन्होंने इस पतंग की डोरी में एक चाबी बांध दी थी और पतंग के ऊपर एक मेटल वायर लगा दिया था। बिजली पतंग की डोरी से होते हुए चाबी तक और चाबी से फ्रैंकलिन के हाथ को छू रही थी। इस तरह बेंजामिन इलेक्ट्रिसिटी के खोजी कहलाए। फिर 1800 में अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने जिंक और कॉपर की लेयर्स को यूज करके बैटरी बना दी। 1821 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया। 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने हजारों प्रयोगों के बाद बल्ब का आविष्कार किया और दुनिया को रोशन कर दिया। इसके बाद 1884 में निकोला टेस्ला एडिसन की कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करने आए। थोड़े समय बाद एडिसन ने टेस्ला से कहा कि डायरेक्ट करंट जनरेटर में जो कमियां हैं उन्हें सुधार दो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा, जो आज लगभग $1.1 मिलियन के बराबर होंगे। टेस्ला ने यह काम पूरा कर दिया, पर एडिसन ने उन्हें कोई डॉलर नहीं दिया, जिस वजह से टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और 1888 में उन्होंने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ पार्टनरशिप की। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस अल्टरनेटिंग करंट की मदद से इलेक्ट्रिक पावर को यूनाइटेड स्टेट्स में फैलाकर बिजनेस करना चाहते थे। निकोला टेस्ला की मदद से उनका ये सपना पूरा हो पाया। उस समय थॉमस एडिसन अल्टरनेटिंग करंट के विरोध में थे क्योंकि वो डायरेक्ट करंट का बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को बुरा दिखाने के लिए अमेरिका में गलत जानकारी फैलाई और एक बार तो उन्होंने हाथी को भी अल्टरनेटिंग करंट से झटका दिया। हालांकि डीसी करंट में काफ़ी खामियां थीं। काफ़ी लोग इस करंट की वजह से मर चुके थे, घरों में आग लग जाती थी। ये करंट केवल 2 मील दूर तक ही जा सकता था। उसे आगे ले जाने के लिए हर बार एक स्टेशन बनाना पड़ता था, जबकि टेस्ला का अल्टरनेटिंग करंट हजारों मीलों तक बिना रुके जाता था। बाद में एडिसन को हार माननी ही पड़ी और एसी या अल्टरनेटिंग करंट की जीत हुई। आज अल्टरनेटिंग करंट की मदद से पूरे विश्व में बिजली को दूर दूर तक भेजा जाता है। फिर 1905 में हमारे सबके फेवरेट अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक पेपर लिखा। उन्होंने कहा कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करती है। जब ये लाइट किसी मेटल पर पड़ती है तो ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। इस खोज से क्वांटम रेवोल्यूशन शुरू हो गया और आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इंसान सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना पाया है। इसी तरह धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी का विकास होता रहा और 1947 में ट्रांजिस्टर की खोज हुई, फिर कंप्यूटर्स की और कई सारी आधुनिक मशीनों की, और आज आप ये वीडियो भी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही देख पा रहे हैं, जिसे संभव बनाने के लिए इतिहास के काफ़ी वैज्ञानिकों ने मेहनत और लगन से काम किया था। इस वीडियो में आप लोग ने देखा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो है सबसे पहले
बिजली के झटका का अनुभव करने के लिए उन्होंने एक पतंग को जिस समय बारिश हो रहा था उस समय उड़ाया, और जो पतंग का डोरी था उस पे वो डोरी मेटल मतलब उसमें था, तो उनको जो है बिजली के झटका का अनुभव हुआ। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बिजली के झटका का अनुभव सबसे पहले किसको हुआ है, ऐसे हम लोग में अधिकांश व्यक्ति को बिजली के झटका का अनुभव कभी ना कभी निश्चित रूप से होता है या हुआ होगा। तो लेकिन सबसे पहले बिजली के झटका का अनुभव जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब को हुआ था। इसके बाद जो है और बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने करंट के बारे में बताया था। इसके बाद इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि एडिसन साहब जिन्होंने डीसी करंट के बारे में बताया। डीसी करंट जो करंट हम लोग को बैटरी से प्राप्त होता है। इसके बाद एडिसन साहब जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का भी आविष्कार किया था, जिसमें विद्युत बल्ब जो है ये भी बहुत मतलब एक विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है इस हमारे जीवन में प्रकाश बन के आया, जिसके कारण अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि जो डिबिया है या लालटेन है वो अब नहीं के बराबर दिखता है। सभी घर में अब जो है बल्ब का ही जब हम लोग उपयोग करते हैं, तो ये जो है बल्ब का खोज एडिसन साहब ने किया था। बहुत सारे प्रयोग करने के बाद इनको जो है इस प्रयोग में कामयाबी हासिल हुआ। इसके बाद इसी वीडियो में आप लोग ने एक टेस्ला साहब के बारे में सुना होगा, निकोलर टेस्ला। निकोलर टेस्ला जो है ये भी अपने सदी के महानतम वैज्ञानिक में इनका नाम आता था, और इन्होंने एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जिस करंट का उपयोग हम लोग अभी अधिकांश रूप से करते हैं, हम लोग का जो बल्ब जलता है, पंखा चलता है, टीवी चलता है, मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, ये सभी जो एसी करंट है। और इस एसी करंट के बारे में विस्तार से अध्ययन जो है फिजिक्स में ही मैग्नेट चैप्टर है, जहां पे अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा एक चैप्टर है, वहां पे मतलब पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ला साहब ने ही इसके बारे में बताया था, और टेस्ला साहब ने ही इनका खोज किया था। डीसी करंट जो था इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट ये था कि इसको जो है एक जगह से दूसरे जगह तक यानी बहुत दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता था, और बहुत दूर तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा खर्च होता था। लेकिन टेस्ला साहब ने एसी करंट का खोज किया, और ये करंट जो है एक जगह से दूसरे जगह बहुत दूर तक कम खर्च में, यानी केवल ट्रांसफार्मर जोड़ा जाता है और बहुत दूर तक इस करंट को पहुंचाया जाता है। इस कारण से इस एसी करंट का विस्तार जो है बहुत ज्यादा हो गया, और हम लोग के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हैं वो सब एसी करंट से ही चलते हैं। और टेस्ला साहब जो है बहुत महानतम वैज्ञानिक में गिनती होते थे, और इन्होंने जो है एक आविष्कार किया था, और वो आविष्कार इनके जीवन में सफल नहीं हो पाया। नहीं तो आज जो है हम लोग को बिजली बहुत ही सस्ता में बहुत ही आसानी से मिलता है। जैसे इन्होंने क्या प्रोजेक्ट खड़ा किया था, इनका एक प्रोजेक्ट था, इन्होंने एक टावर लगाया था, और इनका मानना था कि हम जो है बिजली आसमान से प्राप्त करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को घर घर तक पहुंचाएंगे। वायरलेस सिस्टम जो हम लोग देखते हैं, वायरलेस सिस्टम जैसे टीवी कहीं पे है, रिमोट कहीं से चलाते हैं तो वहां पे सारा चैनल अपने आप चेंज होते जाता है। तो वो वायरलेस सिस्टम, जैसे मोबाइल फोन भी क्या हो गया, एक वायरलेस सिस्टम। तो वायरलेस सिस्टम का भी जन्मदाता टेस्ला को ही माना जाता है, और ये इनका एक सपना था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को वायरलेस बिजली यानी बहुत ही कम दर पे पहुंचाए। तो इन्होंने क्या किया था, एक टावर मतलब खड़ा किया था। अगर इनका प्रयोग सक्सेस हो जाता तो हम लोग को ये जो पोल लगाना पड़ता है बिजली प्राप्त करने के लिए, फिर तार जो है घर तक पहुंचाना पड़ता था, ये सब का जरूरत नहीं पड़ता था। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो टीवी देखते हैं, उस टीवी को देखने के लिए हमारे घर के ऊपर एक छतरी होता था, एक छतरी लगाते हैं, डिश टीवी लगाते हैं, और उसके कारण ये जो चैनल प्रसारित होता है वो कहीं अन्य जगह है,
लेकिन हम लोग अपने घर के ऊपर एक छतरी लगा लेते हैं छोटा सा, और जो भी चैनल हम लोग देखना चाहेंगे तो वो अपने आप आसानी से हमारे टेलीविजन पे आता है। उसी प्रकार निकोला टेस्ला जो है वो एक टावर का निर्माण कर रहे थे, जिसके द्वारा वो आसमान से बिजली प्राप्त करते, और जो भी व्यक्ति अपने घर के ऊपर वो छतरी लगा लेता तो उसको जो है बिजली अपने आप आसानी से प्राप्त हो जाता। और आप भर दिन में जितना यूज कीजिए मंथली फिक्स रहता, और जितना भी यूज कीजिए केवल मंथली चार्ज लगता। जैसे डिश टीवी में देखते हैं कि एक मंथली फिक्स है, जैसे 300 रुपया मंथली या जो भी है फिक्स है। अगर आप टीवी नहीं भी देखे फिर भी लगेगा उतना चार्ज। अगर आप 24 घंटा देखे, हमेशा देखते रहे, फिर भी उतना ही चार्ज। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट का बिजली वो तैयार कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे जो बिजनेसमैन है उनको ये चीज जो है रास नहीं आया, और उन्होंने क्या किया, इनके टावर को ध्वस्त करवा दिया, जिसके कारण इनको बहुत बड़ा सदमा लगा। और इसी सदमा के बाद कुछ दिनों के बाद ये निकोला टेस्ला चले गए इस दुनिया को छोड़कर, और उनके साथ साथ ये कॉन्सेप्ट भी चला गया। हालांकि इस कॉन्सेप्ट पे भी विचार किया जा रहा है, भविष्य में हो सकता है इस तरह का बिजली हम लोग के सामने आ जाए, जिसके कारण बिजली हम लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारा चीज हम लोग देखें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आप लोग को बताए थे कि चार्ज, जैसे आवेश है, चार्ज है, ये चार्ज जो है, ये चार्ज स्थिर यानी रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो जब चार्ज रेस्ट में है तो रेस्ट मानकर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़े थे। हम लोग चार्ज को रेस्ट मानकर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़े थे। अब जो है चार्ज मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज में मूव जो करेगा वो दो तरह से कर सकता है। पहला जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, चार्ज जो मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब हो गया कि एक समान वेग से। और चार्ज जो मूव कर सकता है वो एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चार्ज जो है, आवेश जो है, पहला कंडीशन वो रेस्ट में रह सकता है, दूसरा कंडीशन है वो मूव करेगा। तो मूव जो करेगा, गति जो करेगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, एक समान वेग के साथ या एक समान चाल के साथ वो चार्ज मूव कर सकता है। दूसरा है एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन मतलब हो गया चार्ज जो मूव करेगा, इस चार्ज का वेलोसिटी बढ़ेगा या हो सकता है घटेगा। तो ये तीन कंडीशन होता है। तो पहला कंडीशन जो है रेस्ट, इस रेस्ट मानकर, चार्ज को रेस्ट मानकर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़े थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर पढ़े थे। अब जो है जब मूव कर रहा है तो मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से। यानी चार्ज जो है जब 10 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू किया तो ये हमेशा अपने पथ में, पूरे पथ में 10 मीटर प्रति सेकंड से ही मूव करेगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से मूव कर रहा है, इस चीज को मानकर पढ़ेंगे। और इसमें ये जो चैप्टर है इसमें चार्ज हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगा। तीसरा जो है एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन के साथ वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैग्नेट, उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग किस प्रकार के चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। और किस प्रकार का मूवमेंट, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी is the branch of physics
in which we study about मूविंग चार्ज। और मूविंग चार्ज में किस प्रकार का चार्ज, ये जो मूव कर रहा है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। चार्ज का जो मूवमेंट होगा वो किस प्रकार का होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के रूप में होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, यानी यहाँ पे इसका हिंदी क्या हो जाएगा, धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। धारा विद्युत भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा। ये विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट विद्युत धारा क्या है। अब जानेंगे विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा जो है वास्तव में आवेश का प्रवाह। आवेश जो है, जैसे ये मान लेते हैं कोई चालक है, इस चालक के अंदर बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा छोटा छोटा कण है। तो इसके अंदर जो चार्ज है ये सभी चार्ज जब एक ही दिशा में मूव करने लगे, एक ही दिशा में मूव करने लगे, तो इसी चीज को हम लोग कहेंगे कि करंट उत्पन्न हो गया। जैसे अगर चार्ज जो है इसके अंतर्गत पहले से मौजूद है और ये चार्ज जो है इधर उधर कहीं पे भी कर रहा है, लेकिन सभी चार्ज जो है एक ही दिशा में मूव करेगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि करंट उत्पन्न हुआ है। करंट जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि पानी, नॉर्मली पानी है, तो पानी जो है अगर हम लोग देखते हैं कि नदी में है तो वो धारा उत्पन्न नहीं कर रहा है, करंट उत्पन्न नहीं कर रहा है। वही पानी जो है बहुत स्पीड के साथ एक ही दिशा में मूव कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि इस पानी में करंट है, यानी ये जो जगह है वहां पे करंट उत्पन्न हो रहा है। तो करंट जो है इसमें इतना ज्यादा पावर क्यों हो जाता है, इतना ज्यादा पावर इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो भी कण है यानी जो चार्ज है वो सभी एक ही दिशा में मूव करने लगता है। जैसे देखते रहिएगा कि बाढ़ के समय पानी जो है एक ही दिशा में बहुत तेजी से फ्लो करता है, बहुत तेजी से गति करता है, तो उस समय उसके सामने बड़ा बड़ा पेड़ जो आता है उसको भी उखाड़ के फेंक देता है, या बड़ा बड़ा बिल्डिंग आता है उसको भी उखाड़ देता है। यानी सभी पानी जो है एक ही दिशा में मूव कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा करंट है। लेकिन वही शांत रहता है, वही हल्का फुल्का मूव करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट, नहीं बोलते हैं। तो करंट मतलब समझना है कि जो भी कण है, चार्ज पार्टिकल जो है, आवेशित कण जो है यानी आवेश जो है वो एक ही दिशा में मूव किया तो वहां पे करंट उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे करंट यानी विद्युत धारा हम लोग बोल सकते हैं कोई भी चालक है, उस चालक के अंतर्गत चालक के क्षेत्रफल से जो आवेश प्रवाहित होता है, आवेश को प्रवाहित होने में समय लगता है, तो आवेश प्रवाहित होता है, इसी प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो यहाँ पे विद्युत धारा बोल सकते हैं किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड प्रवाहित विद्युत धारा
प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं विद्युत धारा जो है वो क्या हो जाएगा, प्रवाहित आवेश बट्टा में आवेश प्रवाहित होने में लगा समय। आवेश प्रवाहित होने में लगा समय। यानी यहाँ पे बोलेंगे हम लोग विद्युत धारा क्या है, तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। मान लेते हैं ये कोई चालक है, इस चालक से जितना आवेश प्रवाहित होता है प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश ही क्या होता है, विद्युत धारा होता है। और ये आवेश जब एक ही दिशा में मूव कर रहा है और बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या सिंपल रूप से हम लोग बोल सकते हैं विद्युत धारा, अगर सिंपल रूप से बोलना चाहेंगे तो विद्युत धारा जो होता है, जैसे यहाँ पे विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं, आवेश को Q से सूचित करते हैं और समय को T से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अगर शॉर्ट परिभाषा बोलना चाहेंगे, एक लाइन का परिभाषा बोलना चाहेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। या बोल सकते हैं आवेश प्रवाहित होने के दर को, आवेश प्रवाहित होने के दर को विद्युत धारा कहते हैं। या शॉर्ट में बोलिए प्रति सेकेंड या एकांक समय में, इसको हम लोग एकांक समय भी बोल सकते हैं, एकांक समय में किसी चालक से प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। शॉर्ट में सिंपल भी याद रख सकते हैं, एकांक समय में किसी चालक से प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। या यहाँ पे भी वही बात है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब हो गया जैसे ये चालक है तो इसका जो क्षेत्रफल हुआ ये अनुप्रस्थ काट का पूरा ये जो एरिया है यही क्षेत्रफल है। तो इसी से आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसी आवेश को प्रवाहित होने में जो समय लगा और ये आवेश जो प्रवाहित हुआ यही क्या होता है, विद्युत धारा होता है। मतलब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाता है। जो भी याद रखना हो ये याद रखिए, या शॉर्ट वाला जो बताए थे कोई भी चीज याद रखिए, सब चीज बात बराबर ही है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि विद्युत धारा जो हो गया प्रवाहित आवेश बट्टा आवेश प्रवाहित होने में लगा समय। यानी विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं, I बराबर हो गया Q बट्टा T। यानी किसी चालक से T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा, I बराबर Q बट्टा T। तो यही आ गया विद्युत धारा। अब यहाँ पे अगर यदि dt समय में, यदि dt समय में चालक से प्रवाहित आवेश dq हो तो तात्क्षणिक धारा इंस्टेंटेनियस करेंगे, तात्क्षणिक धारा जो हो जाएगा I बराबर dq बट्टा में dt। ये आ गया। यहाँ पे आप लोग को बताए हैं dt, t मतलब हो गया लॉन्ग टाइम और dt लिख देंगे तो ये हो जाएगा शॉर्ट टाइम, और dq हो गया अधिक मात्रा में आवेश और कम समय रहेगा तो कम आवेश प्रवाहित होगा। तो यहाँ पे तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा मतलब तत्क्षण, जैसे कोई चालक तार है, इस चालक तार से अगर किसी खास पॉइंट पे पूछ दिया जाए कि इस पॉइंट से कितना
धारा प्रवाहित हुआ है। तो इस पॉइंट में बहुत कम समय और बहुत कम समय में बहुत कम आवेश, यानी यही होता है तात्क्षणिक धारा, तत्क्षण धारा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है dt समय में चालक से प्रवाहित आवेश dq हो तो I का वैल्यू जो हो जाएगा dq बट्टा में dt। और ये फॉर्मूला का उपयोग जो है खास करके जब करंट जो है वो डिफरेंशिएट के रूप में दिया रहेगा, यानी कोई इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में दिया रहेगा, तो उस स्थिति में इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे, जो आगे न्यूमेरिकल बताया जाएगा तो वहां पे आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ गए हैं कि विद्युत धारा यानी I बराबर Q बट्टा T। अब जो है इसको मिटा रहे हैं, आप लोग कॉपी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। अब इसमें जो है धारा के गुण के बारे में, यानी करंट से जो नोट पॉइंट आता है, ये करंट क्या है समझ में आ गया। मतलब अब जो है जानना है इसको किस चीज में मापते हैं, इसका दिशा किधर होता है, ये सारा पॉइंट हम लोग जानेंगे। तो ये आ गया विद्युत धारा I बराबर Q बट्टा T। इसमें जो है नोट पॉइंट में सबसे पहला बात जानेंगे कि विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है, एक मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा क्या है, एक मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि क्या होता है, तो मात्रक और बीमा चैप्टर में आप लोग को बताए थे, SI पद्धति के अंतर्गत टोटल जो है 9 मात्रक आए थे, जिसमें 2 मात्रक पूरक मात्रक और शेष जो 7 था वो आधारी मात्रक या मूल मात्रक था। तो उस मूल मात्रक के कारण जो भौतिक राशि, जैसे यहाँ पे आ गया था लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, छोटे पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, तो ये सारा क्वांटिटी, ये सभी जो है भौतिक राशि जो है वो मूल भौतिक राशि है, वहां पे बताए थे। तो इसके अंतर्गत जो है विद्युत धारा भी आया था, तो विद्युत धारा जो हो गया वो एक मूल भौतिक राशि। तो उस SI पद्धति के अंतर्गत जो सब राशि आया था वो सब मूल भौतिक राशि, और बाद बाकी जितना भी राशि है वो सब व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है। तो यहाँ पे विद्युत धारा मूल भौतिक राशि के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद इसमें दूसरा बात, इसका SI मात्रक, यानी विद्युत धारा जो है इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका SI मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है। यहाँ पे विद्युत धारा का SI मात्रक ध्यान रखना है, एम्पियर होता है। और कभी कभी जो जैसे यहाँ पे I बराबर Q बट्टा T होता है, I बराबर Q बट्टा T होता है, तो Q के जगह हम लोग कूलम्ब रखते हैं और टाइम के जगह सेकेंड, तो कूलम्ब सेकेंड इनवर्स 1। कोई भी क्वांटिटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते समय कोई भी क्वांटिटी अगर कूलम्ब सेकेंड इनवर्स 1 के रूप में रहे तो वहां पे समझना है कि ये भी विद्युत धारा है। कूलम्ब प्रति सेकेंड यानी कूलम्ब सेकेंड इनवर्स 1, विद्युत धारा के मात्रक को हम लोग कूलम्ब सेकेंड इनवर्स 1 भी बोल सकते हैं। ऐसे ध्यान रखना निश्चित रूप से कि इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। कूलम्ब सेकेंड इनवर्स 1 भी रहे तो यहाँ पे समझना है विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक समझ में आ गया, एम्पियर होता है। तीसरा बात है इसका विमीय सूत्र, विद्युत धारा जो है इसका विमीय सूत्र हो जाएगा I हो जाएगा या A, विमीय सूत्र में I या A, और मात्रक में भी जो है हम लोग I या A से ही डिनोट कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एम्पियर ध्यान रखना है, सूचित करने के लिए I या A चल सकता है। और विद्युत धारा का विमीय सूत्र जो है वो क्या होता है, I या A होता है। विमीय सूत्र हो गया I या A होता है। अब इसके बाद चौथा नंबर, विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है।
लेकिन पूछा जाएगा क्या इसके पास दिशा है, परिमाण तो है ही, यानी विद्युत धारा में दिशा के साथ साथ परिमाण भी है, लेकिन फिर भी यह अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसका जोड़ और घटाव जो हम लोग साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा करते हैं, यानी ये जो है सदिश के त्रिभुज योग नियम का पालन नहीं करता है। सदिश चैप्टर में बताए थे कि कोई भी भौतिक राशि को सदिश होने के लिए 3 कंडीशन हर हाल में जरूरी है। पहला परिमाण होना चाहिए, दूसरा दिशा होना चाहिए और तीसरा सदिश योग नियम का पालन होना चाहिए। तो विद्युत धारा जो है जिसमें 2 नियम का पालन करता है, तीसरा नहीं करता है, यानी इसमें दिशा है, परिमाण भी है, लेकिन यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, लेकिन इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है लेकिन यह अदिश राशि है, तो इसका क्या जवाब देंगे? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है लेकिन यह अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है। यानी यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर बोला जाए क्यों अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं इसका जोड़ एवं घटाव साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा होता है। अब इसमें अगला पॉइंट है किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। यानी कोई भी चालक है, उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, या बोल सकते हैं उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कहने का अर्थ जैसे यहाँ पे ये चालक तार है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चालक है, मान लेते हैं ये चालक है, इस चालक से विद्युत धारा को प्रवाहित कराए। अगर ये चालक मोटा हो जाए, अगर इस चालक को मोटा कर दे तो ऐसा कभी ये नहीं होगा कि पतला था तो कम विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, मोटा था तो अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ये कभी संभव नहीं है। यानी ये ध्यान रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो मोटाई है, इस मोटाई पे यानी इसके क्षेत्रफल पे जो है विद्युत धारा का मान निर्भर नहीं करता है। यानी अगर हम लोग 50 एम्पियर का धारा पतला तार से प्रवाहित करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इसी 50 एम्पियर को जब हम लोग मोटा तार से प्रवाहित कराएंगे ये 50 के बदला 60 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी इस तार से भी उतना ही धारा जाएगा और इसके क्षेत्रफल में अगर हम लोग परिवर्तन कर देंगे तो वहां से भी उतना ही धारा प्रवाहित होगा। यानी कभी कभार केवल ये होता है कि जब पतला तार रहता है तो धारा का मान अधिक है तो वहां पे परिपथ भंग होने का संभावना रहता है, टूट जाता है, लेकिन वही तार मोटा रहता है तो वो उस धारा को झेल सकता है और वहां से धारा जो है आसानी से प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि कोई भी चालक तार है, इस चालक तार के क्षेत्रफल पे धारा का मान निर्भर नहीं करता है। पतला तार से भी हम लोग 50 एम्पियर का धारा प्रवाहित करा सकते हैं, तार को मोटा कर देंगे तो वहां पे भी धारा का मान उतना ही रहेगा,
ऐसा कभी नहीं होगा कि तार मोटा हो जाने से धारा का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। अब अगला पॉइंट, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, कोई भी चालक है उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा जो होगा, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि विद्युत धारा का दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। यानी कोई भी चालक है, इस चालक से अगर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पीछे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पीछे हो रहा है, तो यहाँ पे समझेंगे विद्युत धारा का दिशा जो है वो आगे की ओर है। यानी विद्युत धारा का दिशा जो होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में। यानी किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, या चालक में जो धन आवेश है उस धन आवेश के प्रवाह के दिशा में। यानी कोई भी चालक है तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के उल्टा दिशा में गति करता है। तो यहाँ पे अगर धन आवेश का दिशा आगे है तो विद्युत धारा का दिशा भी आगे हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं चालक में धन आवेश के प्रवाह के दिशा में, धन आवेश के प्रवाह के दिशा में होता है। अब सी नंबर, विद्युत धारा का जो दिशा होगा वो धन आवेश के प्रवाह के दिशा में होगा। इसके बाद विद्युत धारा का जो दिशा होता है वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है। यानी कोई भी चालक है उसमें विद्युत क्षेत्र आगे की ओर है तो वहां पे धारा का भी प्रवाह जो है वो आगे की ओर होगा। धन आवेश के प्रवाह की दिशा में हो गया। किसी चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा में किसी चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। फिर इसके बाद विद्युत धारा का दिशा किधर होगा, तो विद्युत धारा का दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यानी कोई भी बैटरी हो या कोई भी चालक तार हो तो विद्युत धारा का दिशा जो होता है जिस सिरा का विभव अधिक होगा वहां से विद्युत धारा निकलकर निम्न सिरा की ओर, यानी उच्च विभव से जिसका पोटेंशियल, जिस सिरा का विभव अधिक होगा वहां से विद्युत धारा का दिशा निम्न सिरा की ओर, यानी जिस सिरा का विभव निम्न होगा उधर होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर होता है। तो यहाँ पे ये सारा बात ध्यान रखना है। इससे जो है कभी कभार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि विद्युत धारा का दिशा किधर होता है,
तो विद्युत धारा के दिशा में 3 ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे सारा दिशा हम बता दिए हैं, इसलिए बता दिए हैं, कभी कभार जो है बहुत सारे स्टूडेंट को केवल ध्यान रहता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं 3 ऑप्शन दे दिया, चौथा में दे दिया इनमें से सभी, तो वहां पे ध्यान रखना है कि कौन कौन सा दिशा होता है, ध्यान रखना है। और आगे भी ये सब कॉन्सेप्ट का काम आएगा, आगे के थ्योरी में भी। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में, चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा में, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो यहाँ तक करंट के बारे में समझ गए, तो इसको जो है कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।